बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 10 जून 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का। जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये जंग स्टार्ट हुई 24 फरवरी से अब तक, आप लोगों में से बहुत सारे व्यूवर्स मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ वीडियोज़ के नीचे एक ही सवाल करते हैं कि फैज़ान साहब ये जंग कहाँ तक जाएगी, रूस का हदफ क्या है। और मेरे पास एग्जैक्ट तो जवाब नहीं होता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जंग जो है वो ऐसा लग रहा है रूस के ऑपरेशन को देखते हुए कि रशिया जो है वो ट्रांसनिस्ट्रिया तक जाएगा और यूक्रेन को एक लैंडलॉक्ड कंट्री बनाकर छोड़ देगा अगर नेटो इस जंग में इन्वॉल्व नहीं होता। और अगर नेटो इस जंग में इन्वॉल्व हो गया तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी, ये मेरा जवाब होता है। लेकिन आज मैं आपको बता सकता हूं कि जंग कहां तक जाएगी। 5 ममालिक हैं रशिया का हदफ, 5 ममालिक। और ये मैं नहीं कह रहा, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज़ एक तकरीब से खिताब करते हुए एक बयान दिया। इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियों में है व्लादिमीर पुतिन का वो बयान। अगर आप गूगल पर लिखें पीटर द ग्रेट तो न्यूज़ के पोर्शन में आप जाएंगे तो आपको पूरी दुनिया से खबरें मिल जाएंगी। ये बात नहीं हो रही बल्कि ये खौफ है व्लादिमीर पुतिन के इस बयान के बाद, जिसमें उन्होंने खुद को पीटर द ग्रेट से कंपेयर किया और ये कहा कि पीटर द ग्रेट के जो एम्बिशंस थे, जो उनके अहदाफ थे, वो बहुत खूबसूरत थे और उन पर चलते हुए हम रशिया को एक ताकतवर मुल्क बना सकते हैं। पीटर द ग्रेट कौन था? व्लादिमीर पुतिन ने खुद को पीटर द ग्रेट से कंपेयर क्यों किया और पीटर द ग्रेट से खुद को कंपेयर करने का क्या मतलब है? रूस का जो मौजूदा ऑपरेशन है, इसका जो दूसरा फेज़ है यूक्रेन में, जिस सिमत रशिया बढ़ रहा है, ये एग्जैक्ट, मैं आपको हिस्ट्री बताऊंगा, ये एग्जैक्ट वही सिमत है जो पीटर द ग्रेट के एम्बिशंस थे। 2 चीज़ें थी, 2 अहदाफ थे जो पीटर द ग्रेट हासिल करना चाहता था और उसने हासिल किए अपने वो दोनों अहदाफ। व्लादिमीर पुतिन का जो ऑपरेशन है ये एग्जैक्ट उसी सिमत में जा रहा है जो पीटर द ग्रेट के एम्बिशंस थे, जो ऑपरेशंस थे, जो वो लेकर चला था। तो वो कहाँ जाकर रुका था, आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। इतनी इंटरेस्टिंग और इतनी इंपॉर्टेंट स्टोरी है कि हम आज की वीडियो में इसी को डिस्कस करते हैं कि व्लादिमीर पुतिन के अहदाफ कौन कौन से ममालिक हैं। रशिया की अगर हिस्ट्री में जाएं, तारीख में जाएं, तो 2 प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट लीडर्स थे रशिया के। एक था पीटर द ग्रेट और दूसरी थी कैथरीन द ग्रेट। पीटर द ग्रेट जो है उसे बानी कहा जाता है रशियन एम्पायर का। ये पीटर द ग्रेट जो है, जब ये पैदा हुआ, ये छोटा था और बहुत समझदार था, सेहतमंद था अपने बहन भाइयों में और छोटा था ये। इसने बहुत कुछ सीखा और इसने बहुत कुछ किया रशिया के लिए। जब ये बाहर से पढ़कर आया यूरोप से, वेस्ट से, तो इसने ये सोचा कि हम रशिया को कैसे ताकतवर कर सकते हैं। इसकी पैदाइश हुई थी जनाब 1672 में और फिर इसने स्टडी की, अपनी वापस आया रशिया और इसने सोचा कि हम रशिया को कैसे एक एम्पायर बना सकते हैं, कैसे हम रशिया को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, रशिया में कमी क्या है। रशिया उस वक्त इतना बड़ा नहीं था जो रशियन एम्पायर बनाई पीटर द ग्रेट ने। तो उसने सोचा कि 2 तरीके हैं जिसके तहत रशिया पावरफुल हो सकता है। एक तो रशिया को ब्लैक सी के साथ जोड़ दिया जाए और दूसरा रशिया को बाल्टिक सी के साथ जोड़ दिया जाए। अगर रशिया को ब्लैक सी और बाल्टिक सी के साथ जोड़ दिया जाए तो फिर रशिया पावरफुल हो जाएगा। पीटर द ग्रेट के एम्बिशंस थे, उसके अहदाफ थे, जिन्हें लेकर उसने एक आर्मी बनाई, बहुत पावरफुल आर्मी उसने बनाई, बहुत तब्दीलियां की अपनी जो सल्तनत है उसके दौर में। 1682 से 1721 तक जो पीटर द ग्रेट है उसका दौर रहा और इस दौर में इसने बहुत सारी तब्दीलियां की रशिया के अंदर और एक आर्मी जब इसने तश्कील दे दी तो ये अपने एम्बिशंस को, अपने अहदाफ को हासिल करने के लिए निकल पड़ा है। नक्शा आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें आपको क्राइमिया भी नज़र आ रहा होगा मौजूदा। ये ऑटोमन्स के अंडर था, ऑटोमन्स इस पर हुकूमत करते थे। ऑटोमन्स, ये आपको नज़र आ रहा होगा ब्लैक सी के अतराफ ऑटोमन्स का पूरा कब्जा था, कंट्रोल था। और बाल्टिक पर कंट्रोल था स्वीडन। स्वीडन का बादशाह था चार्ल्स, बहुत ताकतवर बादशाह, बहुत बड़ी फौज इसकी, इतनी बड़ी फौज थी कि इसने बहुत सारे ममालिक को शिकस्त दी थी, इंक्लूडिंग पीटर। पीटर को भी इसने एक जंग में शिकस्त दी थी, लेकिन पीटर ने उस शिकस्त से बहुत कुछ सीखा और उसने अपने आप को दोबारा से समेटा कि स्वीडन के चार्ल्स को मैंने शिकस्त देनी है। एक तो मैंने ब्लैक सी तक आना है, फिर मैंने बाल्टिक सी तक जाना है और रशिया को एक पावरफुल एम्पायर बनाना है। और वो स्वीडन के साथ एक मुआहदा तय करने में कामयाब हो गया था। स्वीडन को रशिया का मौसम रास नहीं आया था। हिस्ट्री में अगर आप जाएं तो ये कहा जाता है कि स्वीडन इसलिए हारा चार्ल्स कि रशिया का मौसम जो है वो बहुत सख्त था और उसका एज लेते हुए पीटर द ग्रेट ने स्वीडन को जो है वो शिकस्त दे दी थी और इनके दरमियान एक मुआहदा तय पा गया था, जिसके बाद जो बाल्टिक स्टेट्स हैं मौजूदा, जिसमें लैटविया, लिथुआनिया और इस्टोनिया शामिल हैं और इनके साथ है बाल्टिक सी, तो ये रशिया के पास आ गया था। फिर ये सोवियत का भी हिस्सा रहे ये तीनों ममालिक। तो यहाँ तक
पीटर द ग्रेट रशिया को ले आया था, जिसके बाद रशिया का पीटर द ग्रेट का दूसरा जो हदफ था वो था ब्लैक सी, जहां पर ऑटोमन्स थे। और पीटर द ग्रेट के दौर में, उसकी ज़िंदगी में दूसरा जो हदफ है पीटर द ग्रेट हासिल नहीं कर सका था, और इस हदफ को हासिल किया कैथरीन II। ये पीटर III की वाइफ थी, अहलिया थी। इसका ताल्लुक जर्मनी से था, ये जर्मन थी, लेकिन ये पीटर द ग्रेट के जो अहदाफ हैं उन्हें लेकर बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ी। ऑटोमन्स के साथ, सल्तनत उस्मानिया के साथ कैथरीन II, कैथरीन द ग्रेट के दौर में ऑटोमन्स के साथ जंग हुई थी रशियन एम्पायर की, और उसके नतीजे में एक डील हुई थी, एक मुआहिदा तय पाया था, जिसके बाद ये जो क्राइमिया है, जिसको यूक्रेन बहुत रोकता है कि क्राइमिया हमारा छीन लिया 2014 में, तो इसकी तारीख बहुत पुरानी है, यानी कि 70s में ऑटोमन एम्पायर से रशियन एम्पायर के पास आ गया था। फिर सोवियत जब बना, सोवियत यूनियन, तो उसमें यूक्रेनियन एम्पायर को रशियन एम्पायर ने खुद यूक्रेनियन SSR के साथ क्राइमिया को शामिल कर दिया था, क्योंकि लैंड बॉर्डर इसका यूक्रेन के साथ मिलता था क्राइमिया का, और रशिया के साथ इसका कोई लैंड बॉर्डर नहीं मिलता था। बहरहाल इसकी जो तारीख है क्राइमिया को, वो इतनी पुरानी है कि ऑटोमन से रशियन एम्पायर के पास आया था, और रशियन एम्पायर ने अपनी मर्जी से सोवियत के दौर में इसे यूक्रेन SSR का हिस्सा बना दिया था, जिसके लिए यूक्रेन अब इतनी ज़्यादा इस तरह करता है जैसे कि सदियों से इसी का हिस्सा था क्राइमिया। बहरहाल आगे बढ़ते हैं, तो ये जो कैथरीन द ग्रेट थी, उसने सल्तनत उस्मानिया से, यानी कि वो जो पीटर द ग्रेट के जो दो अहदाफ थे वो हासिल कर लिए। एक हदफ पीटर द ग्रेट ने खुद हासिल कर लिया, और दूसरा हदफ जो है वो कैथरीन द ग्रेट ने हासिल कर लिया। और रशियन एम्पायर हिस्ट्री की तीसरी बड़ी एम्पायर हुआ करती थी। रशियन एम्पायर इतनी ज़्यादा पावरफुल थी, उसमें बहुत सारी ताकतें थी, लेकिन दो कमियां जो थीं वो पीटर द ग्रेट ने पूरी कर दी कि दो समुद्रों के साथ रशिया को उसने जोड़ दिया, जिसके बाद सदियों तक रूल किया रशियन एम्पायर ने। उसके बाद सोवियत आप देख लें कितनी बड़ी थी। इस वक्त मौजूदा जो रशिया है वो भी इतना बड़ा है, इतना टूटने और सुकड़ने के बाद भी रशिया मौजूदा इतना बड़ा है कि हज़ारों 10,000 सैंक्शंस आयद करने वाले 40 से ज़्यादा ममालिक उन्हें चक्कर आए हुए हैं। अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहता है, उससे भी चक्कर आए हुए हैं, क्योंकि रशिया इतना बड़ा और इतना पावरफुल है कि अभी भी 40 से ज़्यादा ममालिक, नेटो कंट्रीज, इतनी बड़ी बड़ी ताकतें रशिया को मिलकर भी टैकल नहीं कर सक रही। और अमेरिका ने खुद माना कि हाँ, रशिया का जो तेल है वो अब ज़्यादा फ़रोख्त हो रहा है सैंक्शंस के बाद से, और रशिया जो है उसकी जो इकोनॉमी है वो ज़्यादा ऊपर जा रही है। रशिया का जो तेल है वो ज़्यादा बिक रहा है, और कौन ख़रीद रहा है? भारत ख़रीद रहा है, चाइना ख़रीद रहा है, यूरोपियन कंट्रीज़ अभी तक ख़रीद रहे हैं। पाकिस्तान एवं डर गया था, और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी ऑफ़र है रशिया की जानिब से। कुछ इस तरह की ख़बरें हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत को भी ऑफ़र है कि ख़रीद लो, लेकिन इनके दिल में एक खौफ है। बहरहाल गुज़िश्ता रोज़ क्या हुआ, 9 जून ये इसकी डेट ऑफ बर्थ थी पीटर द ग्रेट की, तो एक एनिवर्सरी थी इसकी, और वहाँ पर तकरीब मुनक्किद हुई रशिया में, जिसमें व्लादिमीर पुतिन रूस के सदर जो हैं वो शरीक हुए। और वहाँ पर उन्होंने तलबा से, लोगों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पीटर द ग्रेट की वो बात कर रहे थे, उन्होंने कहा पीटर द ग्रेट के जो अहदाफ थे वो बहुत ग्रेट थे, उस शख्सियत की तरह, उस लीडर की तरह, और मैं पीटर द ग्रेट वाले मेरे अहदाफ हैं, और मैं रशिया को एक पावरफुल मुल्क बनाना चाहता हूँ। और दो अहदाफ मैंने आपको बता दिए, ब्लैक सी और बाल्टिक सी। अब आप अगर मौजूदा ऑपरेशन को देखें, आपको नज़र आ रहा होगा, तो आपको क्या नज़र आ रहा है कि रशिया, व्लादिमीर पुतिन किस चीज़ को कैप्चर और कंट्रोल करना चाहते हैं। वो ब्लैक सी ऑफ अज़ोव को कंट्रोल करना चाहते हैं, और यूक्रेन को एक लैंड लॉक्ड कंट्री बनाना चाहते हैं। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अभी तक का जो ऑपरेशन था, जो रशिया की मूवमेंट थी मॉस्को की फोर्सेस की, उससे यही लग रहा था कि लैंड लॉक्ड कंट्री बनाएंगे यूक्रेन को, और व्लादिमीर पुतिन जो है वो ब्लैक सी को कंट्रोल करके रुक जाएंगे। लेकिन जिस तरह की बदमज़गी अमेरिका और वेस्ट की जानिब से, नेटो ममालिक की जानिब से फैलाई जा रही है इस जंग को तवील करने के लिए, लंबा करने के लिए, तो रशिया बिल्कुल रेडी है। व्लादिमीर पुतिन अगर ये जंग ज़्यादा अरसे तक जारी रखने का मूड है नेटो कंट्रीज़ का, वेस्टर्न कंट्रीज़ का, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की का, तो फिर रशिया के अहदाफ मैंने आपको बता दिए, पूरा यूक्रेन, और उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स, लिथुआनिया, लैटविया और इस्टोनिया, और साथ फिनलैंड की जानिब से एक स्टेटमेंट सामने आई। फिनलैंड ने गुज़िश्ता रोज़ ये कहा कि हम फेंसिंग करने वाले हैं अपने बॉर्डर की, यानी कि हम बाड़ लगाएंगे अपने बॉर्डर पर जो रशिया के साथ है। फिनलैंड और रशिया शेयर करते हैं 1300 किलोमीटर्स का बॉर्डर। तो फिनलैंड ने ये कहा कि हम फेंसिंग करेंगे, बाड़ लगाएंगे रशिया के बॉर्डर पर, और इससे सिक्योरिटी होगी, जो इमिग्रेंट्स आते हैं और वगैरह वगैरह। उन्होंने डिफरेंट जो है अपने मकासद बताए इस बाड़ लगाने के। तो व्लादिमीर पुतिन ने उस तकरीब से खिताब करते हुए ये भी कहा कि कोई रशिया को
قید نہیں کر سکتا, اس کی باؤنڈریز نہیں بنا سکتا. ہم پیٹر دی گریٹ کے فارمولے پر, ان کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے میں ولادیمیر پوٹن, انہوں نے کمپیئر کیا خود کو پیٹر دی گریٹ سے. انہوں نے کہا میں اس کے اہداف کو, اس کے طریقے کو لے کر آگے بڑھ رہا ہوں. ٹیک بیک یور ٹیریٹریز. ہم کسی ملک پر حملہ یا قبضہ نہیں کر رہے, ہم اپنی ٹیریٹریز کو واپس لے رہے ہیں. تو میرا یہی ایمبیشن ہے, میرا یہی مقصد ہے, میرا یہی ہدف ہے کہ کوئی بھی رشیا کو کوئی باڑ نہیں لگا سکتا, کوئی قید نہیں کر سکتا, کوئی رشیا سے چھپ نہیں سکتا. رشیا اپنی ٹیریٹریز کو واپس لینا جانتا ہے, اور رشیا کو پاورفل کرنے کے دو ہی اہداف ہیں جو پیٹر دی گریٹ کے تھے, ایک بلیک سی اور ایک بالٹک سی. اس سٹیٹمنٹ کے بعد, ولادیمیر پوٹن کے اس بیان کے بعد, تقریب سے اس خطاب اور گفتگو کے بعد ویسٹرن میڈیا, نیٹو کنٹریز, یورپین کنٹریز بہت زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہیں. اور اگر یہ بات حقیقت ہے اور ولادیمیر پوٹن انہی دو اہداف کو لے کر آگے کی جانب بڑھ رہے ہیں جو پیٹر دی گریٹ کے اہداف تھے, اور وہ رشیا کو ایک گریٹ رشیا, رشین ایمپائر, سوویت یونین میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بھی, جب یہ آپریشن سٹارٹ ہوا تھا تو جو بائیڈن نے اپنی پریس کانفرنس, جو پہلی پریس کانفرنس تھی 24 فروری کے بعد, انہوں نے یہ کہا تھا جو بائیڈن نے کہ ولادیمیر پوٹن جو ہے وہ ایک ہسٹری میں رہنے والا بندہ ہے, اور وہ رشیا کو سوویت یونین میں کنورٹ کرنا چاہتا ہے, دوبارہ سے رشیا کو اتنا زیادہ پاورفل ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے کہ وہ سوویت یونین بنانا چاہتا ہے. لیکن یہ خواب جو ہے اب وہ پورا نہیں ہوگا, کیونکہ وہ جو سوویت کے ممالک تھے, سوویت سے ٹوٹے ہوئے ممالک, ان میں سے کچھ ممالک اب نیٹو کے ممبر ہیں, جن میں اسٹونیا, لیٹویا اور لیتھوینیا بھی شامل ہیں, جو کہ 2000 کے بعد, سن 2000 کے بعد انہوں نے نیٹو الائنس کو جوائن کیا تھا. ولادیمیر پوٹن کے اس بیان کے بعد ولادیمیر پوٹن رشیا کے 5 ممالک ہدف ہیں, یوکرین, لیٹویا, لیتھوینیا, اسٹونیا اور فن لینڈ. جو ولادیمیر پوٹن کے بیان سے واضح ہوتا ہے, جو انہوں نے اپنے اہداف بتانے کی کوشش کی, تو 5 ممالک رشیا کا ہدف ہو سکتے ہیں اگر یہ جنگ آگے بڑھانے کی کوشش کی ویسٹ نے. لیکن اب ویسٹرن کنٹریز کا, امریکہ کا, نیٹو ممالک اور اسپیشلی یورپین کنٹریز کا, ہنگری جیسے ممالک کا سافٹ ویئر مکمل طور پر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے. اس طرح کی باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ ویسٹ, نیٹو کنٹریز, یورپین کنٹریز تھک چکے ہیں یوکرین اور رشیا کی اس جنگ سے, اور وہ چاہتے ہیں کہ کوئی پیس ڈیل ہو جائے, کوئی معاہدہ طے پا جائے, ایون کہ ایسا معاہدہ بھی طے پا جائے کہ یوکرین کو اپنی ٹیریٹریز جو ہیں وہ چھوڑنی پڑیں. لیکن یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی ضد پر اڑے ہوئے ہیں کہ میں بالکل بھی اپنی کوئی بھی ٹیریٹری رشیا کے لیے نہیں چھوڑوں گا. اگر یہ پیس ڈیل ہو جاتی ہے, اور جس طرح سے ہزاروں سینکشنز عائد کرنے کے بعد بھی الٹا چکر چل رہا ہے کہ یہ ممالک جو سینکشنز عائد کر رہے ہیں وہ ویک ہوتے جا رہے ہیں اور رشیا سٹرونگ ہوتا جا رہا ہے. اس کی وجہ ہے ایشیا کے کچھ ممالک, چائنا جیسے ممالک, بھارت جیسے ممالک, اور خود یورپ بھی رشیا پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بالکل بھی, ہنگری نے آج ہی سٹیٹمنٹ دی کہ ہم مکمل طور پر اس طرح سے پابندی عائد نہیں کر سکتے رشیا کے تیل اور گیس کے بغیر, ہماری اکانومی جو ہے وہ کولیپس کر جائے گی. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ رشیا کے بغیر دنیا کا جو کاروبار ہے وہ اس طرح سے نہیں چل سکتا ہے. 3 مہینوں میں پتہ لگ گیا ہوگا امریکہ کو بھی, نیٹو ممالک, یورپین کنٹریز کو بھی. لیکن اگر یوکرین کے صدر اسی طرح اپنی ضد پر اڑے رہے اور ویسٹ کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی, نیٹو ممالک کو ابھی بھی سمجھ نہ آئی, اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ رشیا نیٹو کی ٹیریٹری میں داخل نہیں ہوگا, اور اگر رشیا داخل ہوا تو نیٹو رشیا کو پیچھے دھکیل دے گا اور واپس ویک کر دے گا, تو رشیا اور نیٹو کی اگر جنگ ہوئی تو ولادیمیر پوٹن, روس کے صدر, پہلے کہہ چکے ہیں کہ اگر میں جنگ جیتوں گا نہیں تو میں ہاروں گا بھی نہیں. اور رشیا نے جو اہداف بتائے ولادیمیر پوٹن نے, اگر یوکرین کے صدر کوئی پیس ڈیل پر راضی نہیں ہوتے, ٹیبل پر نہیں بیٹھتے, تو دنیا میں تیسری جنگ عظیم آلریڈی سٹارٹ ہو چکی ہے. اگر ولادیمیر پوٹن اسی طرح آگے بڑھتے رہے اور بات چیت کی ٹیبل پر انہیں نہ بٹھایا گیا, تو پھر بلیک سی اور بالٹک سی جو ہے وہ رشیا کا, ولادیمیر پوٹن کا ہدف ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جو ریسنٹ اپڈیٹس ہیں وہ بھی شیئر کر دوں گا. اس ویڈیو میں اس لیے شیئر نہیں کی کہ ویڈیو طویل ہو جاتی, تو 10-11 بجے رات کو انشاءاللہ ٹاپ سٹوریز کے ساتھ رشیا کے ریسنٹ اپڈیٹس بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.